तो देखो बच्चों, टाइप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस हम देख रहे हैं, उसमें सबसे पहली आइसोथर्मल प्रोसेस है हमारी, सॉरी टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस देख रहे हैं, उसमें सबसे पहले हमारी टाइप है आइसोथर्मल प्रोसेस। अब देखो आइसोथर्मल में आइसो का मीनिंग क्या होता है? आइसो का मीनिंग होता है सेम। आइसो का मीनिंग क्या होता है? सेम। आइसो मीन्स सेम और थर्मा मीन्स हीट। थर्मा मीन्स हीट मीन्स सच अ प्रोसेस इन विच हीट इज कांस्टेंट। हीट इज कांस्टेंट यानी कि इनिशियल हीट और फाइनल हीट, इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर तो सेम होना चाहिए टेम्परेचर। ओके, सेम होना चाहिए। सपोज कुछ रिएक्शन देखेंगे जिसमें इनिशियल टेम्परेचर T1 है, रिएक्शन में इनिशियल टेम्परेचर T1 है और फाइनल टेम्परेचर T2 है। अगर इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम है, ओके, तो डेल्टा T क्या होगा? T2 माइनस T1। अगर दोनों भी सेम है तो ये आएगा 0। 10 में से 10 गए 0, 15 में से 15 गए 0, तो डेल्टा T आएगा 0। इन द सेंस, क्या इसका मीनिंग क्या हो रहा है? द आइसोथर्मल प्रोसेस इन विच डेल्टा T इज इक्वल टू 0। अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन को देखेंगे, PV इज इक्वल टू NRT, PV इज इक्वल टू NRT, तो आइडियल गैस इक्वेशन को अगर देखेंगे, अगर आइडियल गैस में आइसोथर्मल प्रोसेस है तो इसका मीनिंग है डेल्टा E चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा चेंज E इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0 होगी। इसका मतलब डेल्टा T और डेल्टा E फॉर ओनली आइडियल गैस, फॉर ओनली आइडियल। इसको ध्यान में रखना है आपको, आइडियल गैस होगा तो। अब आइडियल गैस कौन होता है? तो आइडियल गैस वो होता है जो इक्वेशन को फुलफिल करता है। किस इक्वेशन को? PV इज इक्वल टू NRT। समझ रहे हो? PV इज इक्वल टू NRT। तो ये प्रेशर वॉल्यूम का जो ग्राफ है इससे रिलेटेड है। देखो PV इज इक्वल टू NRT। अब प्रेशर वॉल्यूम गैस में तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ कहता है, देखो बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? प्रेशर इनवर्सली टेम्परेचर। प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर घटेगा, प्रेशर घटेगा टेम्परेचर बढ़ेगा। मगर ये एक्सेप्शन है, कौन? PV ग्राफ। PV ग्राफ क्या है? एक्सेप्शन है। आपको याद रखना है कि PV ग्राफ आइसोथर्मल का एग्जांपल है। PV ग्राफ कहां का एग्जांपल है? आइसोथर्मल का। हालांकि प्रेशर घट रहा है, प्रेशर घट रहा है। देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये इनिशियल वॉल्यूम V1, ये फाइनल वॉल्यूम V2, ये इनिशियल प्रेशर देखो P1 P2, अब ये घट रहा है। समझो, यहां से प्रोसेस शुरू हुई है मगर ये घट रहा है, तो घटने के बावजूद भी टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। डेल्टा T इज इक्वल टू 0। कहां? मगर कहां? PV ग्राफ में। कहां? PV ग्राफ में। समझ रहे हो? अगर हम टेम्परेचर का ग्राफ लेंगे तो ये इक्वेशन आने वाला है नहीं। PV ग्राफ में आपको समझना है कि PV ग्राफ में टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि PV ग्राफ फॉलो कर रहा है आइसोथर्मल प्रोसेस को, द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोथर्मल का मीनिंग क्या है? द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। समझ लो, डेल्टा T इज इक्वल टू 0। आपको रटना क्या है? टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट और डेल्टा T की वैल्यू कितनी है बेटा? 0। तो आइसोथर्मल में डेल्टा T की वैल्यू 0, T1 इज इक्वल टू T2। इतना याद रखना है आप लोग को, T1 इज इक्वल टू T2, ऑलवेज टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, चलो लिख लो। तो बच्चों इधर देखो, आइसोबैरिक प्रोसेस नंबर 2 की थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आइसोबैरिक प्रोसेस। अब देखो आइसो का मीनिंग क्या है? आइसो का मीनिंग है बेटा सेम, और बार का मीनिंग क्या होता है? अभी कोई बार आपने देखे होंगे, बार है ना, देखे होंगे। जब ज्यादा प्रेशर आ जाता है तो लोग बार में जाते हैं। सही है गलत है? सही है। आपको तो नहीं आया अभी, मगर आगे। मेरा पेन सर टूट गया, मेरा पेन गुम गया, मेरा पेन मुझे छोड़कर चला तो नया खरीदने का टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, नया लेने का, नया बच्चों। देखो जब बहुत टेंशन आ जाता है, बहुत टेंशन, तो लोग जाते हैं बार में। यानी बार का रेफरेंस कहीं तो प्रेशर से, यानी बार
यानी रेफरेंस है उसका प्रेशर। अब याद रखने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा, ओके, बहुत सारा याद रखना है आपको नीट के लिए। तो आईएसओ का मीनिंग होता है सेम बार प्रेशर। तो क्योंकि प्रेशर का यूनिट भी बार है ना, प्रेशर का यूनिट क्या है, बार है, प्रेशर का यूनिट ही बार है, नहीं समझ रहे, प्रेशर का यूनिट ही बार है बेटा। अगर प्रेशर को नापना है तो बार ही यूनिट है, समझ रहे हो। हाँ, तो सेम प्रेशर, देखो द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच, क्या, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। कौन कांस्टेंट है बेटा, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है बेटा। सो P1 प्रेशर है, कांस्टेंट है, यानी मीनिंग क्या है, P2, P1 इज इक्वल टू P2, P1 और P2 सेम रहेगा। देखो अब PV अपना ग्राफ निकालो PV का। अब प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ आपको कहा गया है कि प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ ड्रा करो, किसके लिए, आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए, ओके। तो आपने क्या किया, प्रेशर लिया 1 2 3 4 5 6 7, अब 10 20 बढ़ रहा है कुछ प्रेशर बार में, ओके, प्रेशर बार में, ये आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम लिया आपने। अभी देखो वॉल्यूम यहां से यहां तक बढ़ रहा है, वॉल्यूम यहां से यहां तक बढ़ रहा है, वॉल्यूम यहां से यहां तक बढ़ रहा है, मगर प्रेशर तो बेटा कांस्टेंट है। 10 20 30 40 50, तो सपोज 50 पास्कल या फिर बार प्रेशर है, ओके, 50 पास्कल या फिर बार प्रेशर, मगर इनिशियल प्रेशर P1 जितना था उतना ही P2 है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, आइसोबैरिक प्रोसेस में P1 इज इक्वल टू P2, सो डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा P इज इक्वल टू डेल्टा चेंज इन प्रेशर, डेल्टा चेंज P प्रेशर, चेंज इन प्रेशर, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, P2 माइनस P1, बट बेटा P1 और P2 तो सेम ही है। सपोज 50 50 है तो 50 माइनस 50 0, सो डेल्टा P की वैल्यू क्या आने वाली है, 0। तो आपको याद क्या रखना है, आइसोबैरिक प्रोसेस द प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, चेंज इन प्रेशर ऑलवेज इक्वल टू 0, सो चेंज इन प्रेशर डेल्टा P 0, समझ रहे हो, और P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3, जो भी होगा सो ऑन, समझ रहे हो। तो ये सभी इक्वल आएंगे, राइट। तो इतना याद रखना है, आइसोबैरिक डेल्टा P इज इक्वल टू 0, आइसोथर्मल डेल्टा T इज इक्वल टू 0, ओके, याद रखना है। चलो लिखो। हाँ बेटा देखो 3 नंबर की प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक की तीसरी प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस, ओके। द वर्ड कोरिक एक्चुअली रिलेटेड विथ एज, इंक्रीजिंग एज, तो एज बढ़ रहा है, समझो उम्र बढ़ रही है, ओके, मगर यहाँ पे उम्र का कुछ भी नहीं है, यहाँ प्रोसेस देख रहे हैं हम, है ना, सिस्टम में थोड़ी उम्र बढ़ेगी किस सिस्टम की। यहाँ कोरिक का मीनिंग होता है, कोरिक का मीनिंग होता है इंक्रीजिंग वॉल्यूम या फिर वॉल्यूम। कोरिक का मीनिंग क्या है, वॉल्यूम, क्या मीनिंग है, ओके, कोरिक का क्या मीनिंग है, पॉज करो 1 मिनट के लिए, हाँ फैन बंद करा। कोरिक का मीनिंग क्या है, वॉल्यूम, ओके। द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, हमारी डेफिनेशन तो एक ही है, याद करने की जरूरत है नहीं, ओके। डेफिनेशन क्या थी हमारी, द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच फलाना फलाना इज कांस्टेंट, सो प्रोसेस का नाम फलाना फलाना प्रोसेस, विषय खलास। अब 1 मार्क के लिए पूछा भी गया तो ध्यान में इतना रखना है, आइसोथर्मल टेम्परेचर, आइसोबैरिक प्रेशर, ओके। अब आया आइसोकोरिक, द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम इज कांस्टेंट, देन प्रोसेस इज कॉल्ड एज आइसोकोरिक प्रोसेस, राइट, समझ में आ गया। तो आइसोकोरिक प्रोसेस का मीनिंग क्या है, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि V1 इज इक्वल टू V2 सो ऑन, समझ रहे हो, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम सिमिलर होगा, सो डेल्टा T की वैल्यू क्या आएगी, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर दोनों भी सेम है, दोनों भी समझो वॉल्यूम सेम है, अब ये देखो एक PV ग्राफ देखो, अगर पूछा जाए कि PV ग्राफ निकालो इसके लिए, सॉरी डेल्टा V, तो हो जाता है ये उम्र में अब बच्चों, हाँ
मैं भी तुम्हारी उम्र में था तो ऐसा होता नहीं था गलती कभी, पर अभी होता है। चलो सो देखो, ये वॉल्यूम, ये प्रेशर, 10, 20, 30, 40, 50, 60 डीएमक्यू वॉल्यूम। ओके, तो इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम ही सेम रहेगा। इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम सेम, यानी कि यहां से रिएक्शन शुरू होगी, प्रोसेस शुरू होगी, यहीं से ही शुरू होगी। समझ रहे हो? आगे यहां नहीं जाएंगे, अभी जा ही नहीं सकती, यहां से और यहां से ही। समझ लो, तो ग्राफ बनेगा इस तरह से, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है मगर ये बनेगा ग्राफ। समझ रहे हो? ग्राफ इस तरह से बनेगा। तो इसको ऐसा पलटी मारेंगे तो इस तरह से आएगा, प्रेशर यहां लिया और वॉल्यूम यहां लिया, तो ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो ये स्ट्रेट लाइन जा रही है। समझ रहे हो? तो ये क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन जा रही है वॉल्यूम। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस। इसका भी नाम है आइसोकोरिक प्रोसेस। समझ रहे हो? ओके, तो अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, पीवी का ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन, वॉल्यूम से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, वॉल्यूम से रिलेटेड। अगर स्ट्रेट लाइन है तो समझ लेना डेल्टा V इज इक्वल टू 0। क्या समझ लेना, डेल्टा V इज इक्वल टू 0। ओके, जिस प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, जिस प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, उस प्रोसेस को कहेंगे आइसोकोरिक। अब याद इतना ही रखना है, आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम कांस्टेंट, डेल्टा V इज इक्वल टू 0 और पीवी ग्राफ स्ट्रेट लाइन, पीवी ग्राफ स्ट्रेट लाइन लिख लो। देखो एडियाबेटिक प्रोसेस का क्या मीनिंग है, एडियाबेटिक, देखो द प्रोसेस इन विच हीट कैन नॉट एक्सचेंज विथ सराउंडिंग। ऐसी सिस्टम जिस सिस्टम में हीट ना तो सराउंडिंग में जाएगी और ना ही सराउंडिंग से अंदर आएगी। ऐसी कौन सी प्रोसेस थी हमारी, कौन सी थी, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड और आइसोलेटेड। ओके, तो इस तरह से आइसोलेटेड प्रोसेस ही है। दूसरी प्रोसेस है कि आइसोलेटेड प्रोसेस ही है जिसमें हीट बाहर नहीं जाएगी। थर्मास, आपका चाय का थर्मास, ओके, चाय का थर्मास, हीट ना तो बाहर जाएगी ना ही अंदर आएगी, यानी Q इज इक्वल टू 0। Q इज इक्वल टू 0। Q रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा हीट को, Q किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हीट को। इस तरह की प्रोसेस जिसमें हीट ना तो बाहर जाएगी ना ही अंदर ली जाएगी, इस तरह से। सर अब पीवी का ग्राफ निकालिए, तो पीवी का ग्राफ किस तरह से आएगा, अगर हम पीवी का ग्राफ निकालेंगे, देखो ये आपका प्यारा प्रेशर, ये आपका प्यारा वॉल्यूम। अब निकाला प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, ये प्रेशर, ये वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, इस तरह से ऊपर 0, 1, 2, 3 इस तरह से। तो इसका भी ग्राफ इसी तरह से आएगा, डिक्रीज इन प्रेशर, इसका भी ग्राफ इसी तरह से आएगा। समझ रहे हो? टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर का हीट का तो बहुत नजदीकी संबंध है ना, टेम्परेचर और हीट, टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोथर्मल में, यानी कि इसका ग्राफ भी, एडियाबेटिक का ग्राफ भी आइसोथर्मल जैसा ही आएगा, एडियाबेटिक। सर पहचानेंगे किस तरह से, ओके, तो आइसोथर्मल का ग्राफ बेटा इस तरह से ऊपर आएगा। समझ रहे हो? इस तरह से आइसोथर्मल का आएगा, आइसोथर्मल, और इस तरह से एडियाबेटिक का आएगा। क्लियर कट, समझ में आ गया? ओके, चलो लिख लो फिर, Q इज इक्वल टू 0। देखो साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है बेटा, द प्रोसेस इन विच, इस तरह की प्रोसेस कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है। सपोज A इज कन्वर्टेड इनटू B, A का कन्वर्शन हो गया B में, B का कन्वर्शन हो गया C में, C का कन्वर्शन हो गया D में, मगर D का फाइनल स्टेप में कन्वर्शन हो रहा है फिर से A में। समझ रहे हो? समझ रहे हो? यानी कि A से B, B से C, C से D और D से फिर, यानी कि नंबर ऑफ स्टेप्स कैरिड आउट रिएक्शन ने कर लिए हैं, मगर इट रिटेन इट्स ओरिजिनल स्टेट। फिर से कहां गई है वो, ओरिजिनल स्टेट से। समझ रहे हो? तो इसको कहेंगे हम साइक्लिक प्रोसेस, कि नंबर ऑफ स्टेप कैरिड आउट हो रहे हैं मगर फिर भी रिएक्शन वही की वही जा रही है जहां से शुरू हुई थी, तो हम कहेंगे उसको साइक्लिक, है ना। ते आपला असं गोल असतं ना, मौत का कुआं, जहां से शुरू करे थे वहां खत्म हो जाता है। ओके,
तो इस तरह से रिएक्शन यहीं से स्टार्ट हुई और फिर घूमकर इसी पे जा रही है। तो टोटल इंटरनल एनर्जी कैसी होगी रिएक्शन की? जीरो। टोटल इंटरनल एनर्जी क्या होगी? जीरो। टोटल टेम्परेचर क्या होगा? चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? वो भी तो जीरो होगा। ओके, तो इस तरह की अगर रिएक्शन हो तो चेंज इन प्रेशर रहेगा जीरो, चेंज इन वॉल्यूम रहेगा जीरो, चेंज इन टेम्परेचर रहेगा जीरो, मगर चेंज इन वर्क डन, चेंज इन वर्क डन, अगर आप यहां से शुरू को करते हो साइकिल पे घूमना और फिर यहीं पे आ जाते हो, अरे यहां से ये गया था, मगर वर्क तो हुआ है ना, आपने काम तो किया। अगर इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट जीरो एक ही है, आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया आपका, मगर डिस्टेंस तो ट्रेवल किया था आपने, है ना, तो वर्क नॉट इक्वल टू जीरो, वर्क जीरो नहीं होगा और चेंज इन हीट वो भी जीरो नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, साइक्लिक प्रोसेस में ये जीरो होते हैं, मगर साइक्लिक प्रोसेस में वर्क और ये हीट जीरो नहीं होती है। साइक्लिक प्रोसेस में और डेल्टा एच भी जीरो होता है बेटा, डेल्टा एच भी इंथैल्पी भी जीरो होती है और टोटल एनर्जी डेल्टा यू या फिर डेल्टा ई ये भी चेंज इन जीरो ही रहेगी। समझ रहे हो? तो ये इतना सब जीरो रहेगा साइक्लिक प्रोसेस में, सिर्फ और सिर्फ वर्क डन जीरो नहीं है, क्योंकि यहां से गया मगर फिर काम तो हुआ है ना, उसने ऊर्जा तो खत्म की, यहां से भागा 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 और फिर यहाँ आए, इसका मतलब नहीं गया क्या? वो गया है, कहीं तो काम करके आए, मगर उस काम जो हुआ है वो जीरो वर्क डन है, मगर फिर भी काम के लिए ऊर्जा खत्म हुई है और हीट भी खर्च हुई है। ओके, तो ये हो गया आपकी साइक्लिक प्रोसेस, लिख लो बेटा। देखो रिवर्सिबल प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक की और एक प्रोसेस, नई प्रोसेस रिवर्सिबल, नाम ही है रिवर्सिबल, रिवर्स आ सकती है ना। बगा सपोज द प्रोसेस इन विच, मीनिंग क्या है इसकी, द प्रोसेस इन विच इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर इन इक्विलिब्रियम, क्या है? दोनों भी इक्विलिब्रियम है, यानी डायरेक्टिव फोर्स और अपोजिंग फोर्स दोनों का ही कैसा है? सेम है। तो रिएक्शन कभी भी रिवर्स आ सकती है एट एनी स्टेज, तो उसको कहेंगे हम रिवर्सिबल प्रोसेस। इसको समझाने के लिए एक बहुत ही आसान एग्जांपल आपको देता हूं। आपने साइकिल चलाई है, साइकिल देखो ये आपकी साइकिल है और आप साइकिल चला रहे हो मई महीने में, धूप में, है ना, मई का महीना है, बहुत ज्यादा धूप है। तो आपको पता है कि मई के महीने में जब धूप ज्यादा होती है तब क्या होता है पता है? हवा ज्यादा छूटती है, हवा ज्यादा आती है ना, हवा आती है ना। तो आप जा रहे हो, साइकिल चला रहे हो और उतने में आगे से बहुत जोर से हवा आ रही है, तो आप चलाते एक समय ऐसा आता है कि आपका डायरेक्टिव फोर्स होता है और जो हवा आपके विरुद्ध दिशा में आ रही है अपोजिंग फोर्स में, तो एक इस तरह की परिस्थिति निर्माण होती है कि आपका डायरेक्टिव फोर्स ज्यादा है, इसलिए आपकी साइकिल आगे जा रही है, आगे जा रही है, क्योंकि डायरेक्टिव फोर्स ज्यादा है, डायरेक्टिव फोर्स ज्यादा है अपोजिंग फोर्स से, तो आपकी साइकिल आगे जा रही है। मगर एक तरह इस तरह से होता है कि डायरेक्टिंग और अपोजिंग फोर्स नियरली इक्वल हो जाता है, तो आपकी साइकिल जा ही नहीं पाती है, रुक जाती है, तो आप उतर जाते हो, हाथ में पकड़ के उसको लेके जाते हो। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि अपोजिंग फोर्स बहुत ही ज्यादा हो जाता है, तो साइकिल भी पीछे आती है। होता है, ये आपने अनुभव लिया है बहुत सारे। कभी कभी तो चलते समय भी होता है ऐसे, आप चल रहे हो और हवा आपको पीछे ढकेल रही है, आप बहुत तेज फोर्स लगा रहे हो पैरों पे आगे जाने के लिए, मगर अपोजिंग फोर्स और आपका फोर्स इक्वल हो जाता है, तब आप वहीं पे रुक जाते हो। समझ? तो इस तरह से कोई रिएक्शन जिसकी स्टेप कभी भी वापस आ सकती है, सपोज A प्लस बी कन्वर्टेड इनटू C प्लस डी, इसमें कभी भी रिएक्शन वापस आ सकती है। क्यों? एक तो स्लो रिएक्शन है, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है बेटा? स्लो रिएक्शन है, और टाइम बहुत ज्यादा ले रही है, इन्फिनिटी टाइम बहुत ज्यादा, इतनी स्लो है कि इक्विलिब्रियम पता ही नहीं है। अब इक्विलिब्रियम में है, इसकी वजह से डायरेक्शन कभी भी चेंज हो सकता है, डायरेक्शन कभी भी चेंज हो सकता है। एक तो रिएक्शन में पहुंचने के बाद वापस आए या यहां पर जाकर ही वापस आए। समझ रहे हो? एक एग्जांपल दो और समझने के लिए। तो आप आ रहे हो क्लास की तरफ, ये आपका क्लास है, ये आपका घर है, आप निकल पड़े पैदल, अकेले ही जा रहे हो, रास्ते में आपका दोस्त मिला, यहां पर आ गए, यहाँ पे एक दोस्त मिला, हाय हेलो बाय क्या चल रहा है, उसने, अरे यार छुट्टी है, संडे, कहाँ जा रहा है? वो ट्यूशन, नहीं सर ने तो ट्यूशन को छुट्टी दे दी।
उसने कहा नहीं नहीं फोन तो करता हूँ, ग्रुप पे मैसेज नहीं, कुछ नहीं, नहीं नहीं मुझे पता है ना, मुझे बोला इन सर ने छुट्टी दे दी है, तो चल यहाँ से वापस। तो यहां से यहां तक गया तो रिएक्शन का डायरेक्शन फिर कन्वर्ट हो गया, ये आ गया वापस। अब दोनों इसके घर पे आ गए, इसके पिताजी घर पे थे। पिताजी बोले कैसे क्या आ गए? उन्होंने बोला छुट्टी है। पिताजी ने फोन निकाला सर को, हाँ सर आज छुट्टी दे दी? सर बोले नहीं दे दी छुट्टी। एक चांटा मारा, फिर डायरेक्शन रिवर्स, निकल जाओ। अब यहां से यहां आ गए, यहां से यहां आ गए, यहां हर्षवर्धन सर मिल गए, क्या हो गया? नहीं सर ये पिताजी ने मारा, हम नहीं आए क्लास को। सर बोले बहुत लेट हो गया, अब निकल जाओ घर पे। फिर बेचारे घर पे, फिर रिएक्शन का डायरेक्शन रिवर्स। फिर पिताजी ने पूछा क्यों आ गए? सर ने हकल कर दिया। तो फिर पिताजी ने फोन लगाया जय सर को, सर क्यों हकल किए? सर बोले कुछ हकल किए नहीं दिया, आए ही नहीं अभी तक क्लास में। फिर एक चाटा, फिर रिएक्शन का डायरेक्शन। समझ गए रिवर्सिबल क्या है? तो हमेशा डायरेक्शन चेंज होने की संभावना ज्यादा रहती है। एक तो इक्विलिब्रियम में रिएक्शन है, दोनों ही बोले तो अपोजिंग फोर्स आर ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स दोनों ही कैसे बेटा? इक्विलिब्रियम में, दोनों ही कैसे? इक्विलिब्रियम। और कभी भी वापस आ सकती है रिएक्शन, अरे जा रही है वापस आ रही, जा रही है वापस आ रही, जा रही है। अगर फास्ट रिएक्शन होती तो वन स्टेप में चली जाती, अभी फास्ट तो रिएक्शन है नहीं, स्लो रिएक्शन है, तो ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा टाइम लेगी, बहुत ज्यादा टाइम लेगी। और डायरेक्शन ध्यान क्या रखना है? डायरेक्शन कभी भी चेंज होगा, डायरेक्शन कभी भी चेंज होगा। ऐसी संभावना ही नहीं कि रिएक्शन वहां तक पहुंच जाए। तो फिर बाद में क्या करेंगे? पिताजी छोड़ने आएंगे क्लास, तब तक क्लास छूट गया, फिर डायरेक्शन चेंज। तो कब ऐसी रिएक्शन जिसमें डायरेक्शन हमेशा चेंज होते रहता है। ओके, समझ में आ गया? चलो लिख लो इसका एक एग्जांपल, एक्सपेंशन ऑफ अ गैस। देखो हमने क्या किया, एक सिलेंडर ले लिया, सिलेंडर पिस्टन। अब पिस्टन क्या होता है देखो, अब आपको समझाता हूं। सिलेंडर पे एक वेटलेस पिस्टन होता है, जो वेटलेस होता है, वेटलेस समझते हो, ज्यादा वजन नहीं है उसका, लाइट वेट है, वेटलेस। ओके, पंप अपना पंप में होता है ना ऐसा पिस्टन, पिचकारी में पिस्टन होता है। तो ऐसा पिस्टन लिया और यहां हमने लिया गैस। क्या लिया बेटा? हमने गैस की मॉलिक्यूल ले लिया। और ये वेटलेस पिस्टन है, जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा, जैसे ही वॉल्यूम गैस का बढ़ेगा, गैस का वॉल्यूम टेम्परेचर की वजह से बढ़ेगा, गैस का वॉल्यूम टेम्परेचर की वजह से, बिकॉज टेम्परेचर अफेक्ट द गैस वॉल्यूम, है ना, टेम्परेचर अफेक्ट करता है। तो जैसे ही गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा बेटा, ये पिस्टन ऊपर चला जाएगा, समझ रहे हो? ये आ जाएगा यहां पे, ये कहां आ जाएगा? यहां पे। यानी कि वॉल्यूम बढ़ गया, थोड़ा बढ़ गया, इतना बढ़ गया तो पिस्टन आ गया ऊपर। अब थोड़ा पिस्टन पे फोर्स बढ़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स। देखो एक्सटर्नल फोर्स यानी एक्सटर्नल प्रेशर। अब एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा तो पिस्टन फिर दबेगा, दब गए तो वॉल्यूम फिर नीचे चला जाएगा, समझ रहे हो? ये प्रोसेस चलती रहेगी, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। क्यों? एक्सटर्नल प्रेशर और गैस का प्रेशर नियर अबाउट सेम है, समझ रहे हो? नियर अबाउट क्या है? सेम है। तो पिस्टन में इस तरह से होने ही वाला है। कभी कभी पंप में जब हवा भरते जोर से तो पंप भी रिवर्स फेंकता है ना हवा, जैसे हमने हाथ का प्रेशर कम कर दिया तो गैस का प्रेशर बढ़ता है, होता है ना ऐसा। तो ये एक्सपेंशन ऑफ गैस यहां से यहां तक क्यों हुआ पता है? क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन, समझ रहे हो? तो ये इस तरह से कम ज्यादा होते रहेगा। चलो, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है? रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों इक्विलिब्रियम में, तो कभी भी डायरेक्शन वापस आ सकता है। मगर इरिवर्सिबल रिएक्शन का मीनिंग क्या है? कभी भी डायरेक्शन वापस आएगा नहीं। सपोज ए प्लस बी कन्वर्टेड इनटू सी, डायरेक्ट। अब देखो एरो किस तरह से लिया है, इरिवर्सिबल को हमने एरो किस तरह से लिया था? हाफ हेडेड एरो लिया था और बोथ डायरेक्शन में दिखाया था। हाफ हेडेड, इसका आधा मुंह इधर है, आधा मुंह इधर है, और इसका पूरा के पूरा मुंह एक साइड में, यानी क्या? इधर से रिएक्शन ए बी में गई और डायरेक्ट सी तैयार हो गया, समझ रहे हो? और रिएक्शन कभी भी वापस आने वाली नहीं है, मुझे छोड़कर वो चला गया, वो डायरेक्ट कहां? इस सी के पास। ओके, चलो, तो इरिवर्सिबल रिएक्शन कैरिड आउट होगी, फास्ट मॉडरेट रिएक्शन होगी या फिर फास्ट रिएक्शन होगी। एक दूसरी फाइनाइट टाइम में हो गई, इनफाइनाइट में नहीं। किस तरह से? फाइनाइट, निश्चित है, समय निश्चित है, एक दिन लग रहा है, एक घंटा लग रहा है, एक मिनट लग रहा है,
समझ रहे हो, निश्चित टाइम है, तो इसको कहेंगे हम इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल वापिस आने वाली, इरिवर्सिबल कभी भी वापिस नहीं, राइट। देखो बेटा एक्सोथर्मिक, हालांकि ये केमिस्ट्री की टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन का भाग है, मगर अभी यहाँ थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा आने वाला है। हालांकि थर्मोडायनेमिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का भाग है, फिजिक्स का भाग है, ओके, तो फिर भी आने वाला है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या? द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड, हीट इज इवॉल्व्ड, इसका मतलब क्या है? हीट इज गिवन आउट। क्या बेटा? हीट इज गिवन आउट, बाहर जा रही है, उष्णता बाहर पड़ेगी, बाहर। सपोज A+B है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में डाल दिया, उसको डिसॉल्व कर दिया, तो बीकर गर्म हो गया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पानी में डाल दिया, स्टिरिंग कर दी, बीकर गर्म हो गया। बीकर गर्म हो रहा है यानी कि रिएक्शन की हीट बाहर जा रही है सराउंडिंग में, समझ रहे हो? रिएक्शन की हीट क्या हो रही है? ये देखो, ये गर्म हो गया है, गर्म, इसका मीनिंग है सिस्टम से हीट गई सराउंडिंग में, समझ रहे हो? यानी हीट बाहर गई, तो A+B गिव्स CD प्लस हीट, समझ रहे हो? हीट इज इवॉल्व, बाहर गई नेचर में। तो इस तरह की रिएक्शन जिसमें हीट बाहर जाती है, रिएक्शन में से हीट बाहर जा रही है, एक्सोथर्मिक। एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट फैन होता है, एग्जॉस्ट अंदर की हवा बाहर फेंके, समझ रहे हो? एक्सो का मीनिंग क्या है? एग्जॉस्ट यानी बाहर। थर्मा हीट, अंदर की हीट बाहर चली जाए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर इसको डिटेल में जानना है क्या होती है, 2 मार्क के लिए बोर्ड को, तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जेपी जॉइन फॉर प्रोग्रेस पर अवेलेबल है, ओके, आप उसको देख लो, राइट। चलो लिख लो। चलो इंडोथर्मिक रिएक्शन को देखो। देखो बेटा, इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? इंडोर, इंडो का मीनिंग क्या है? इंडोर। अब इंडोर गेम किसे कहेंगे हम? जो अंदर अंदर खेले जा सकते हैं, कैरम है, चेस है, इंडोर, आत है ना, इसका मीनिंग है आत, अंदर। और थर्मा मीन्स हीट, द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज टेकन इन, इज इट टेकन इन, हीट इज एब्सॉर्ब्ड, शोषण होना, शोषण, हीट इज एब्सॉर्ब, यानी हीट अंदर ले रहा है अपने आप, ओके। सपोज हीट क्या कर रहा है? वो अंदर ले रहा है। हमने क्या किया? बर्फ है, बर्फ को बाहर रख दिया, बर्फ को बाहर रख दिया धूप में, तो बाहर की धूप बर्फ में चली जाती है, इसलिए तो पानी बन रहा है, समझ रहे हो? वो अपने आप अंदर खींच रहा है, किसको? हीट को, तो धूप को। तो रिएक्शन इस तरह से होगी, A+B, यहां पे होगा डेल्टा। डेल्टा का मीनिंग क्या है? हीट ही है, टेम्परेचर। अब हीट अंदर ले ली है और ये तैयार होगा AB, समझ रहे हो? तो इस तरह की रिएक्शन जिसमें रिएक्शन बनने के लिए ही हीट को लेना जरूरी है। रिएक्शन बनते समय चाय, अगर आपने बीकर में चाय के लिए रख दिया सब सामान डालकर और उसको हीट ही नहीं की और उसने हीट अंदर ली ही नहीं, तो चाय बनेगी क्या? तो चाय बनने के लिए हीट लेना जरूरी है ना, हीट को एब्सॉर्ब करना जरूरी है। तो आपको कब पता चलता है हीट एब्सॉर्ब कितनी है? देखो, तो चाय में से भाप निकलती है, इसका मतलब हीट ली है, हीट ही है ना, ये भाप क्या है? हीट ही है ना। चटका बसतो ना चहा पेताना, आपण घेतली चहा, बघायलो बाहेर, बघायलो मग कळते, स्कूटी गेली। समझ में आ गया? चलो लिखो।